नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है संज्ञा प्रकरण से आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे क्योंकि आपका RPSC जो है इसमें भी वैकेंसी निकली हुई है और स्टेट भी है आपका जो आगे होगा, क्योंकि डेट तो पहले ही आ चुकी थी। और इसके अलावा अलग अलग जो राज्य है उसमें भी जो है वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी की सभी जो एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। और अगर आपने RPSC वाला सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो ये आप देख सकते हैं, आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये सिलेबस है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल एजुकेशन का। तो ये संस्कृत का सिलेबस है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें संज्ञा प्रकरण आएगा, वैसे ही संधि आएगी, और जो आपकी 3 होती है अच, हल और विसर्ग, अव्यय आएंगे, शब्द रूप और ये धातु रूप, उसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, और जो छंद है, अलंकार, समास, हिंदी मतलब जो संस्कृत अनुवाद है वो कह सकते हैं आप, और कारक प्रत्यय, अशुद्धि संशोधन, और जो इसमें वैदिक साहित्य से सामान्य प्रश्न है। तो जिसमें अग्नि सूक्त, वरुण, विष्णु, पुरुष, संज्ञान, शिव संकल्प, पृथ्वी, प्रथमाध्याय कठोपनिषद का, और ये जो ग्रंथ है जैसे श्रीमद् भागवत गीता, नीति शतक, किरातार्जुनीयम, मेघदूत, सुखनाश, उपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम और ये शपनवास दत्तम, इसमें से आएगा संस्कृत साहित्य का इतिहास, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, याज्ञवल्क्य, स्मृति, इनसे क्वेश्चन आएंगे। लौकिक साहित्य आएगा, जिसमें वीर काव्य में रामायण हो गई, आपकी महाभारत हो गई, और कालिदास, आशुघोष, बारहवीं, माघ, श्रीहर्षिन के महाकाव्य आ जाएंगे। गद्य कवि दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिका दत्त, व्यास, इनके काव्य। दृश्य काव्य में भास, भभूति, सुदर्क, विशाखा दत्त। और इसके साथ ही राजस्थान के जो ये आचार्य हुए हैं, जैसे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, देवर्षि कलनाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, प्रोफेसर हरिओम आचार्य, डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी और मोहनलाल पांडे, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और जो खंड 3 है इसमें स्नातकोत्तर स्तर, जिसमें सिद्धांत कौमुदी, कारक प्रकरण, इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। प्रातिपदिका, लिंग, प्रमाण वचन, मात्रे, प्रथमा, ये आ जाते हैं आपके, ये उसमें आ जाएंगे कारक वाले में। इसके साथ ही भाषा विज्ञान संबंधी प्रश्न हो गए, दर्शन ग्रंथों का परिचयात्मक अध्ययन हो गया, संख्याकारिका, तर्क भाषा, वेदांतसार, योग सूत्र, चार्वाक दर्शन। अलंकार हो गए आपके भरतमुनि का जो नाट्य शास्त्र, इसका प्रथम द्वितीय अध्याय, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का, काव्य के लक्षण, प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्दशक्ति, रस स्वरूप, रसोत्तर विमर्श, गुण विवेचनम। साहित्य दर्पण हो गया आचार्य विश्वनाथ का, प्रथम परिच्छेद, द्वितीय, तृतीय, ये वाला, यहाँ से लेकर 28 कारिका पर्यंत तक। ध्वन्यालोक हो गया आचार्य आनंदवर्धन का, जो है इसका प्रथम उद्योत, क्योंकि उद्योतों में है ये, प्रथम उद्योत आएगा इसमें। इसके बाद आ जाता है आपका खंड 4, शिक्षण शास्त्र, अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम, समगणक, सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग। तो इसमें शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अध्ययन सामग्री आ जाएगी। शिक्षण संप्रेषण कौशल, प्रतिमानी अग्रिम संघटनम, और शिक्षण अधिगम समगणकस्य सूचना प्रौद्योगिकी च उपयोग। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, और 300 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का एग्जाम है, 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, मतलब तीनों क्या आएंगे, +2 BA और MA वाली। इसके अलावा जो आपकी पैडागोजी जो है वो भी इसमें आएगी। तो ये सिलेबस है आपका। अगर किसी ने RPSC वाला फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप सिलेबस ये देख सकते हैं। तो लेक्चरर की वैकेंसी का सिलेबस है ये। तो अब अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन था कि इनमें से वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। अब नहीं होती है तो आ, ओ, औ या आई।
तो कौन सा है जिसकी नहीं होती है? तो इसमें ये जो ऑप्शन सी में है, ओ ये वाला, तो इसकी नहीं होती है। अवृद्धि संज्ञा करने वाला जो इसमें सूत्र आ जाता है एग्जाम में, सूत्र की बात करें तो वृद्धि रादेच, ये वाला सूत्र है। ये क्या करता है? आ, आई, औ इनकी वृद्धि संज्ञा करता है। तो ये है आपके वृद्धि संज्ञक वर्ण, क्योंकि ओ जो है ये गुण वाला है, गुण वाला। आधे गुण से गुण संज्ञा, आध गुण से गुण होता है, तो ये उसका है। अ और उ में अवगुण होता है। आधे गुण से गुण संज्ञा, आध गुण से गुण। ऐसे यहाँ पर है ये वृद्धि रचित से वृद्धि और वृद्धि रादेच से वृद्धि संज्ञा। तो इस प्रकार से अ, औ, आई, ये आपके 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है री वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब री का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? और कंठ है, दंत है, मूर्धा या ओष्ठ? अब री का कौन सा होता है? ऋतुषा नाम मूर्धा, ऐसे ही होता है। अब इसमें ऋतुषा नाम आया है, री आ गया आपका, और जो ट्वर्ग है, ट्वर्ग में ट ठ ड ढ न वो वाले, इसके साथ ही र और सा, री जो ट्वर्ग हो गया, र और सा, इन सभी का जो उच्चारण है ये मूर्धा से होता है। तो ऋतुषा नाम मूर्धा, तो ये मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। जैसे ये अकुह विसर्जनम कंठ हो गया, अ, क्वर्ग, ह और विसर्गा, इनका उच्चारण कंठ से होता है। ललित और नाम दंत होता है, ललित वर्ग ल और स, इनका उच्चारण दांत से होता है। उपपद्यमान नाम ओष्ठ होता है, उ और पुवर्ग आपका, इनका उच्चारण होठ से होता है, ओठ से। तो इस प्रकार से री का जो उच्चारण है वो मूर्धा से होगा। नेक्स्ट आ जाता है अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। अब अनुनासिक वर्ण का उच्चारण होगा कंठ से होगा, तालु से होगा, मुख नासिका से होगा या दंत से होगा। तो अनुनासिक वर्ण का उच्चारण किससे होता है? अब अनुनासिक वर्णों का जो होता है ये मुख और नासिका, मुख नासिका वर्ण, मुख नासिका वचनों अनुनासिका है, ये वाला सूत्र आता है इसमें। तो मुख तथा नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होगी। मुख और नासिका, मुख से और नाक से जो बोले जाते हैं, जो आपके क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग जो है, इनके जो लास्ट के वर्ण होते हैं यमगणम वाले, 5वें नंबर वाले, तो वे सारे इसमें अनुनासिक में आ जाते हैं। तो मुख और नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर मुख का अर्थ वर्ण के उच्चारण स्थान कंठ आदि से है, तो जो गले से बोले जाते हैं। तो ऐसे इसलिए ऐसे वर्ण जो अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका के भी सारे उच्चरित होते हैं वे अनुनासिक कहलाते हैं। तो ये कितने होते हैं एग्जाम में, तो ऐसा भी आता है। तो यम गणनम जो है ये मतलब इनके जो लास्ट का वर्ण है क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पुवर्ग का, तो उनका नासिक आ जाता है और इनकी संख्या 5 होती है। अगला क्वेश्चन है क वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब ये मूर्धा है, कंठ है, तालु या ओष्ठ? क्वर्ग वही है एक क्वर्ग वाला, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, क ख ग घ अंग वो वाला। तो इसका उच्चारण किससे होगा? तो इसमें भी सूत्र आता है अकुह विसर्जनाम कंठ, अ क्वर्ग, क्वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग, तो इनका जो उच्चारण होता है हमारे कंठ से होता है। कहाँ से? कंठ मतलब गला, गले से होता है। तो इस प्रकार से जो है इसका ऑप्शन सी वाला सी आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है त्वर्ग, इसका भी उच्चारण स्थान है। अब कंठ है, दंत, तालु या मूर्धा? ता का। अब ता का उच्चारण कैसे होगा? लरी तुलसा नाम दंता, ऐसे होता है सूत्र ये। लरी त्वर्ग, त्वर्ग मतलब त थ द द न, ल और सा कौन से वाला? दंत सा, दंत सा ये होता है। सड़क बड़ा कह देते हैं इसको, से बड़ा भी कह देते हैं। तो ये जो है इसका उच्चारण स्थान किससे होगा? दांत से होगा। इस प्रकार से सी बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन है वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है। पंचम वर्ण कौन से हो गए? लास्ट वाले, जैसे कि अभी बतलाया था। तो वर्ग का लास्ट का अक्षर यमगणम वाला, तो क्या किससे होगा इसका? नासिका से होता है इसका उच्चारण। तो कौन सा बनेगा? ये वाला हो जाएगा।
यमगणना नाम नासिका, यमगणना, तो इनका उच्चारण नासिका से होगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्म वर्ण, नहीं है स, स, या फिर हा। तो ऊष्म वर्ण नहीं है। अब ऊष्म वर्ण एक नहीं है, वो कौन से वाला है इसमें? तो कौन से वाला हो सकता है? ये वाला, क्योंकि य, र, ल और वा ये किस में आते हैं? य, र, ल, वा। अंतस्थ वर्ण उसके अंतर्गत आते हैं य, र, ल, वा। और य और व अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं या और व। अब इसमें नहीं है तो यही है, क्योंकि उस वर्ण स, स, ह, ये वाला भी स आता है इसमें, तो स, ह ये वाले हो जाएंगे। और उस वर्ण को क्या कहा जाता है? तो इनको सल वर्ण भी कह देते हैं, तो सल वर्ण भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब स्पर्श मतलब स्पृष्ट भी कह देते हैं इनको, स्पृष्ट वर्ण, और काद्यम अवसाना भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का से लेकर और माँ तक। का मतलब क्वारग, च्वारग, ट्वारग, त्वरग, पुअरग, इनको मिलाकर जो है, क्योंकि 5 होते हैं तो 5 5 25 हो जाएंगे। तो का से लेकर माँ तक, प, फ, ब, भ, मा, ये होता है। यहाँ से लेकर इसी को कह देते हैं का से लेकर माँ तक, इस का से यहाँ तक माँ तक 25 होते हैं। अब इसमें नहीं आएगा कौन से वाला? ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अलग है, यंतस्थ वर्ण जो उसके अंतर्गत आता है या, र, ल, व। तो इस प्रकार से ये अलग होगा इसमें। नेक्स्ट है ओकार। इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। अब इसका उच्चारण स्थान कौन से वाला है? तालु है, कंठ है, कंठोष्ठ है या कंठ तालु है? तो ओकार इस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कौन से वाला है? यही वाला है, ऑप्शन सी वाला, कंठोष्ठ। ओ दैतो कंठोष्टम, ओ और साथ में औ, ये वाला। इन दोनों का उच्चारण हमारे कंठ से भी होता है और ओष्ठ मतलब होठ से भी होता है। तो ओ दैतो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। इसके बाद आ जाता है त्वरग। अब त्वरग मतलब तथ दना, उच्चारण स्थान कौन सा है इसका? कंठ है, तालु है, दंत है या फिर ओष्ठ है? कौन सा है त्वरग का उच्चारण स्थान? अब त्वरग का सूत्र भी कौन सा है? तो लरी तुलसा नाम दंतः। तो इसमें लरी हो गया और जो त्वरग हो गया, त्वरग मतलब ता था द ना, ये वाले। इसके साथ ही ला और सा, इनका उच्चारण दांतों से होता है हमारा, तो लरी तुलसा नाम दंता। नेक्स्ट है काल्य दास, इसकी कालिदास है। महर्षि कालिदास काली के दास थे, काली देवी की उपासना की थी, क्योंकि प्रारंभ में तो ये मूर्ख थे और अपनी पत्नी के द्वारा अपमानित होने के बाद घर छोड़कर चले गए थे। बाद में फिर विद्वान बनकर जो अपने घर आए थे, और अस्ति कश्चित् वाग विशेषा, ये वाक्य इन्होंने बोला था। मतलब इनकी पत्नी ने कहा था कि अस्ति कश्चित् वाग विशेषा, मतलब ये वाणी किनकी है। तब इनकी पत्नी ने जो 3 वाक्य जो बोले थे, इसी से ही इन्होंने 3 काव्य का निर्माण कर दिया था। तो यहाँ पर इसमें आया है कि इस व्युत्पत्ति में कालिदास के नाम में काली शब्द के अंतिम दीर्घ ई को हर्षव ई हुआ है, तो वो सूत्र बताना है। अब कौन से के द्वारा हुआ है? गीति हर्षवश ई च गढ़ नृत्य ज्ञाप है संज्ञा छंद बहुलम। तो अंतिम दीर्घ ई को हर्षव करने वाला सूत्र है इसमें। कौन से वाला सूत्र है? तो इसमें है ये वाला, ज्ञाप है संज्ञा छंद बहुलम। तो ये करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें हर्षव चाहिए ई, तो ये वाला सूत्र करेगा। नेक्स्ट है पूरक का उच्चारण स्थान है।
कंठ है, दंत है, मूर्धा या फिर ओष्ठ। तो कौन सा है प वर्ग का उच्चारण स्थान? तो उपपद्यमानाम ओष्ठौ यही होता है, उपपद्यमानाम ओष्ठौ। अब यहाँ पर भी उ और जो पूरक है, पूरक कौन कौन से? प फ भ व म ये वाले, और उपपद्यमान है, तो इनका उच्चारण किससे होगा? हमारे होठ से होता है, उपपद्यमानाम ओष्ठौ, तो होठ से होता है इनका उच्चारण। इसके बाद है स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। स्पर्श कह लो या स्पृष्ट वर्ण, खाद्योमावसाना, तो इनके वर्ग हैं 2, 4, 5 या 3। कितने वर्ग होते हैं स्पर्श वर्ण के? अब स्पर्श वर्ण के कितने होते हैं? तो वैसे ही का से लेकर माँ तक, जैसे कि ऊपर अभी बताया था, का से लेकर माँ तक के 25 होते हैं, प्रत्येक में कितने हैं? वर्ग हो गया, जैसे कितने होते हैं? 5 होते हैं, तभी बनते हैं 5 5 25 ये। तो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होंगे? तो 5 ही होंगे। इसके बाद निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है? अब वो कौन से वाला जिसका दंत ओष्ठ है, जो हमारे दांत से भी बोला जाएगा और साथ में जो ओष्ठ है उससे भी बोला जाएगा। व प म क, कौन से वाला उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ से? तो कौन से वाला हो सकता है यहाँ पर? यही हो जाएगा व वाला, वकार से दंतोष्ठम। व जो है इसका उच्चारण स्थान दांत भी है और साथ में ओष्ठ भी है। गा व्यंजन है, अब किसके अंतर्गत आता है? अंतस्थ, स्पर्श, ऊष्म या संयुक्त में? गा किस में आता है? तो क्वर्ग वाली लाइन का है, क ख ग, तो किसका है? स्पृष्ट वर्ण का है, मतलब स्पर्श वर्ण, या फिर काद्योमावसाना, ये वाला हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अंतस्थ वर्ण। अब अंतस्थ कौन से है इसमें? स स स ह, य र ल व, क ख ग घ, क्षत्र ग। अब इसमें जो अंतस्थ वर्ण है यही है य र ल व, और कितने होते हैं? 4 हैं, 1 2 3 4। और स स स ह स्पृष्ट वर्ण, मतलब ये उसमें सॉरी ये जो ऊष्म वर्ण है वो वाले हैं सल वर्ण। क ख ग ये हो जाएंगे स्पृष्ट वर्ण, स्पर्श वर्ण। और अक्षत्र ग और सरा ये किस में आते हैं? संयुक्त वर्ण, जो उसके अंतर्गत ये आते हैं, क्योंकि क्ष कैसे बनता है? क्ष का और सा इनके मेल से बना है। तरा, त और रा इनके मेल से बना है, तरा आ तरा। और ज और या इनके मेल से बना है, ज। और सरा, स और रा इनके मेल से बना है, तो इनको कहा जाता है संयुक्त वर्ण। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन है कौन कौन से है इसमें ऊष्म व्यंजन? तो यही है ऑप्शन जो डी में आए हैं यहाँ पर, स स स हा, इनको कहा जाता है ऊष्म वर्ण। नेक्स्ट आ जाता है अभ्यंतर प्रयत्न। एक होता है बाह्य, एक होता है अभ्यंतर। अब यतन जो है, यतन का प्रयत्न, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आभ्यंतर और एक होता है बाह्य। आभ्यंतर जो है ये 5 होते हैं और बाह्य 11 होते हैं। तो यहाँ पर अभ्यंतर के बारे में पूछा गया है, तो अभ्यंतर होते हैं 5। अब 5 कौन कौन से होते हैं? जो आपके स्पृष्ट वर्ण, स्पर्श वर्ण, ईसद सपृष्ठ वर्ण, विवृत वर्ण, ईसद विवृत वर्ण और संवृत वर्ण, ये वाले जो होते हैं ये आ जाएंगे अभ्यंतर में। जो आपके स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म वे वाले हैं। और बाह्य ये 11 होते हैं, विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, उदात, अनुदात, संवृत, अलप प्राण, महाप्राण। तो विवार, श्वास, घोष, नाद, विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, संवृत, तो ये 11 होते हैं। तो इस प्रकार से अभ्यंतर के बारे में पूछा गया था, तो ये 5 है। नेक्स्ट है महेश्वर सूत्र में निम्न में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग में हुआ है? महेश्वर सूत्र मतलब भगवान शिव ने जब डमरू बजाया था तो उससे जो है 14 प्रकार की जो आवाज़ें हैं वो निकली थी, और उन्हीं से आगे प्रत्यय का निर्माण हुआ है। तो
आयुण, रिलरिक, एयोंग, एओज, हैवरट, लण, यमगणम, जब्या, गड़गस, जबगड़दस, कप, चटर, चटतव, कप्य, सस्सर, हल। तो ऐसे होते हैं 14। तो इसमें क्या है, सूत्र में 2 बार प्रयोग में आया था। अब वो कौन से वाला था जो 2 बार प्रयोग में आया था, क्योंकि इसी के बारे में बताना है यहाँ पर। तो कौन से वाला हो सकता है जो यहाँ पर 2 बार आया था? तो यही है ऑप्शन डी वाला, अणा। अब ये अणा क्यों कौन कौन से में आया था? अ, ई, उ और अणा, इसमें आया था ये अणा। और इसके साथ ही लास्ट में जो 14वें नंबर का है लण, इसमें भी आया था। तो इस प्रकार से 2 बार आ जाता है। और इस ये ला, चा, सा, ये तो एक ही बार आते हैं, तो ये है 2 बार वाला। नेक्स्ट है क्ष मिलकर बनता है। अब जैसे कि ऊपर आया था तो उसमें बताया था ये संयुक्त बन जाओ, उसके अंतर्गत आता है। अब क्ष जब हम इसको बोलते हैं तो कोई किसकी आवाज़ आती है? का की भी आती है, सा की भी आती है। तो का और सा इनसे मिलकर बनता है। इसके बाद है अंतस्थ वर्ण। अब अंतस्थ कौन सा है इसमें? यही वाला है, यण वर्ण, मतलब अंतस्थ या रलवा, यही होते हैं। अब यहाँ पर सुक्त बताना है, इसमें कौन से वाला सुक्त है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये तो खा हो गया, झ, भ, ज्ञ। तो ये जो ज्ञ है किस किस से मिलकर बनता है? ज और साथ में या, तो इनसे मिलकर बनता है संयुक्त वर्ण। जैसे का, सा, क्षा बनता है, त और रा, तरा बनता है, स और रा मिलकर सरा बनता है। इसके बाद इनमें से एक स्वर नहीं है। स्वर कौन से थे? का से लेकर माँ तक वाले यही थे। अब इसमें नहीं था, वो कौन से वाला है? तो यहाँ पर देखें तो ये जो ल है ये नहीं आता इसमें, क्योंकि किस में आ गया? ये अंतस्थ वर्ण में आएगा, यार अलावा। इसके बाद है ईसा सपृष्ठ। स्पर्श व्यंजनों कहा जाता है ये उसम को, अंतस्थ को, ईश्वर को। अब एग्जाम में आपको ईसा सपृष्ठ भी देखने को मिल सकता है, अंतस्थ भी आ जाता है। तो अंतस्थ वर्ण जो होते हैं उनको कह देते हैं ईसा सपृष्ठ वर्ण। तो इस प्रकार से ऑप्शन यही हो जाएगा इसमें, यार अलावा जो होते हैं। और अर्धस्वर भी कह देते हैं या वा का। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब महाभारत पर आश्रित नहीं था तो इसमें वो कौन से वाला है? तो कौन से वाला हो सकता है? विन संहार से अपन दत्तम नैसे चरित में शिशुपाल वधम, कौन से वाला है इसमें? यही ऑप्शन सी वाला, सपनवास दत्तम। तो सपनवास दत्तम किन का था? महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे उसमें सबसे लास्ट वाला था ये सपनवास दत्तम। बाकी और तो ये महाभारत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित पदों में कौन सा प्रगृह संज्ञक है? हरि, गंगे, विष्णु या ये सभी। अब प्रगृह संज्ञक है यहाँ पर, और सूत्र कौन सा है? कई बार तो ये भी आ जाता है। तो इदु द्वे द्विवचनम प्रगृहम, यही वाला है। और प्रगृह संज्ञा करता है जो, और किसकी करता है? दीर्घ ई, दीर्घ उ और एकारांत, द्विवचन। और किस में होना चाहिए? द्विवचन में। दीर्घ ई, दीर्घ उ, एकारांत, नित्य, द्विवचनांत शब्द प्रगृह संज्ञक होते हैं। जैसे कि हरि, हरि तो वो आते हैं इनके उदाहरण, विष्णु, इमो, गंग्यामु, वो वाले, तो इनकी होगी। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें स्वर नहीं है? हाँ वो नहीं है, वो कौन से वाला है? नहीं है तो ये वाला, ए ओ आई औ, क्योंकि हर स्वर नहीं होते।
और अ ई उ इसके होते हैं 18 भेद, और री लिरी वाले 12 होते हैं ये, और जो एच है ये भी 12 ही होते हैं। लरी का दीर्घ नहीं होता है, वो भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है अंग का उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, नासिका या मूर्धा। अब कौन सा अंग का उच्चारण स्थान? अब इसका उच्चारण स्थान है कौन सा? ऋतुषाना मूर्धा, तो यही है री ऑटवर्क टठढ़। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है, अब कितनी होती है या कौन कौन से हैं अयोगवाह? तो इनकी संख्या की बात करें तो संख्या जो है यहाँ पर इसमें 4 है। ये संख्या इसकी 4 है। एक तो हो गई अनुस्वार, ये हो गई, और एक हो गई विसर्ग, और एक हो गया जीवमूल्य। जीवमूल्य कौन सा? जैसे का है, ये वाला आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ, ये होगा जीवमूल्य। एक होता है उपपद्यमानीय, एक ये है प फ, इनको कहा जाता है उपपद्यमानीय। और एक अनुनासिक हो गया, जो आपके यमगणम होते हैं 5, य म अंग अणा ना, ये वाले। तो इस प्रकार से जो है ये 4 माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इनमें से स्वर नहीं होता है, तो कौन सा यहाँ पर स्वर हर्षव नहीं होता है? री लिरी उ या ओ नहीं होता है अब हर्षव, यही है ऑप्शन डी वाला ओ। री और उ ये तो दीर्घ होते हैं, लरी का नहीं होता दीर्घ, लरी जो है इसका भी दीर्घ नहीं होता। ओ जो है इसका हर्षव नहीं होता है, लरी का दीर्घ नहीं होता और ओ का हर्षव नहीं होता, क्योंकि ओ को ताऊ बनेगा आगे। मेश्वर सूत्रों की संख्या 14, 12, 24, 28 कितनी है मेश्वर सूत्र? जो कि अभी बता लाए थे, आयुण, रीलरिक, एयोंग, एयोच, हैवरट, लर्ण, यमगणम, झव्य, गड़गस, जबगरदस, खप, चटर, चढ़तव, कप्य, ससर, हल, ऐसे होते हैं जो भगवान शिव के डमरू से निकले थे जब उन्होंने बजाया था। नेक्स्ट है ए तथा आई, इनकी स्वर्ण संज्ञा पाणिनि को अभीष्ट थी या फिर नहीं? अब ऐसा पूछा गया है, अब थी या नहीं थी? तो इसमें तो नहीं थी, क्योंकि ए और आई की स्वर्ण संज्ञा पाणिनि को अभीष्ट नहीं मानी गई है। अ ई उ री और लरी स्वरों की ही स्वर्ण संज्ञा होती है, क्योंकि अ और यू को तो गुण होता है। अल्पवंती इति पदमस्ति, अब ये किसके अंतर्गत आता है? तिगंत, अव्यय, तदित या कृदंत? अल्पवंती तो तिगंत में आएगा, ये धातु जो होती है इनको कहा जाता है तिगंत। एक होते हैं शब्द रूप और धातुएं, एक सुप मतलब शब्द रूप और तिंग धातुएं, तो तिगंत है ये अलापवंती। और कितने होते हैं तिगंत? ये 18 होते हैं, 9 परस्मय पद, 9 आत्मनेपद। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा युगम क्रमशः हर्षवर्ध दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा? अब हर्षवर्ध दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा यहाँ पर, वो कौन से वाला हो सकता है इसमें? तो यही है ऑप्शन डी वाला, तो यह नहीं करेगा इसमें। तो संस्कृत जो वर्णमाला है इसमें अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों का जो गणतव्य है वो किया जाता है, लेकिन उस जो अक प्रत्याहार में लृ वर्ण भी आ जाता है, जिसका संस्कृत व्याकरण में दीर्घ प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखें तो ये वाला जो है इसमें माना गया था। अगला क्वेश्चन है च वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कौन सा होगा चा का उच्चारण? यही होगा ऑप्शन सी वाला, ईचु नाम तालु, तो यही होता है ईच वर्ग या और सा।
नेक्स्ट है अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या। अब कितनी होती है अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या? 3, 4, 5, 6। और कौन से हैं? यार अलावा बोले 4 ही होते हैं। फिर ये माँ में कौन सा वर्ण आता है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त? कौन सा होता है माँ? का से लेकर माँ तक के तो स्पर्श ही होते हैं, तो यही हो जाएगा फिर इसमें तो ऑप्शन ए वाला। किस वर्ग का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है? मतलब दांत और ओष्ठ जब माना गया है इसमें। व, ओ, च या ठ कौन सा है इसमें? तो यही ऑप्शन ए वाला। अब क, अ, क, स, अ ये वर्ण विच्छेद हुआ है यहाँ पर। और जब हम इनको इकट्ठा लिखेंगे मिलाकर क्या बनेगा? क, अ, क और स, ये क्ष हो गया और ये आ इसमें मिल जाएगा। क, अ, क्ष और आ क्या बन गया? कक्षा बन गया। तो कौन सा बनेगा फिर? यही बनेगा बी वाला, क्योंकि यहाँ तो इसके पीछे विसर्ग है, विसर्ग होनी चाहिए थी। अब ये क्रोष्ट है, क, र, ओ, स, ट, अ क्रोष्ट। ऐसे कृष का है, क, री, स, अ, क, अ कृष का। इसके बाद है अंग और रह, वर्णों की संज्ञा होती है। अब कौन सी होती है इनकी संज्ञा? तो अयोगवाह है, क्योंकि ये इनकी योग्यता संज्ञा में चाहे ना के बराबर या फिर सार्थकीन मानी गई है। इसके बाद है अकार के भेद हैं। अब अ जो है इसके कितने भेद होते हैं? तो अ, ई, उ, अ, ई और ओ, तो 18 भेद होते हैं इसके। नेक्स्ट है भागों वाले तालुवादी स्थान में जो अच ऊपरी भाग में बोला जाता है तो उसकी संज्ञा होती है। अब कौन सी संज्ञा होती है? अब इसमें क्या है? ऊंचे ही उदात्त हैं। ये वाला है ऊपर के भाग से जिसका उच्चारण होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उदात्त कहा जाएगा। और जिसमें नीचे के भाग से जिसका उच्चारण होगा, नीचे मतलब अनु, तो उसे अनुदात्त कहा जाएगा। तो ऊपर भाग से उदात्त और नीचे भाग से अनुदात्त। नेक्स्ट है री वर्ण का उच्चारण स्थान है। दंत है, ओष्ठ, कंठ या मूर्धा। अब कौन सा होता है री वर्ण का उच्चारण स्थान? तो कौन सा होगा? ऋतुस्थानाम मूर्धा होगा, ये वाला। नेक्स्ट है आरुरुक्ष है। इस पद में भी प्रत्यय विधान करने वाला सूत्र है। अब ये उदितो वा कुगति प्राध्य अनुवृत्ति चो सनासंस भिक्षु कौन से वाला है इसमें? तो यही वाला है ऑप्शन डी वाला, सनासंस भिक्षु। नेक्स्ट है टवर्ग, इसका उच्चारण स्थान है। कंठ है, मूर्धा है, तालु या फिर ओष्ठ। टवर्ग का कौन सा होता है? ऋतुषाना मूर्धा, तो यही हो जाएगा सी वाला। संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या है, तो कितनी होती है मूल स्वरों की संख्या इसमें? तो वैसे तो 9 पढ़े थे हमने स्वर, अब मूल भी पढ़ा था हमने इनसे पहले वाली वीडियो में। तो मूल कितने होते हैं? 5। तो मूल कितने हैं? 5। और कौन कौन से हैं इसमें? अ, ई, उ, री और लरी। तो अ, ई, उ, री, लरी ये वाले होते हैं 5। वैसे तो आज जो आपके स्वर है 9 होते हैं, तो ये अपन मूल जो है ये 5 है। नेक्स्ट है यर और नासिका नासिकवा, इस सूत्र का उदाहरण है। अब कौन से वाला है इस सूत्र का उदाहरण? यर और नासिके अन्नासिको वा, तो इसका यही है ऑप्शन सी वाला इसमें। तो फिर एतन मुरारी, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? ये बनेगा एतद और साथ में मुरारी, एतद प्लस में मुरारी, तो यही बनता है फिर इसका दा को ना होकर यरो अन्नासिके अन्नासिको वा। यदि यर प्रत्याहार के बाद, यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो
यर के स्थान में उसी वर्णमाला का अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है। तो जहाँ पर द को ना हो जाएगा तो ये वाला बन जाएगा, नहीं करेगा तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा। किन वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा होती है? अब स्वर्ण संज्ञा कौन कौन से की होती है? तो इसी की होगी, री और री की। ऑप्शन जो सी में है, तुल्यस्य प्रथमम सवर्ण, इस सूत्र के द्वारा। इस सूत्र के अनुसार जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान और अभ्यंतर परिवर्तन समान या एक हो तो उन्हें परस्पर स्वर्ण नामक संज्ञक वर्ण कहा जाता है। अ किस प्रकार का स्वर है? पश, केंद्रीय, अर्धविवृत या अनुनासिक। अब सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन जो अभी आपके स्टार्ट का एग्जाम का रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन उसकी फाइनल आंसर की भी आ चुकी है और बायोमेट्रिक भी हो चुकी है। और जो उसमें पास हुए थे बायोमेट्रिक जिनकी हुई थी उनका मतलब स्टार्ट क्लियर हुआ है। तो उसमें भी आया हुआ था एक सेम ऐसे ही क्वेश्चन। तो किस प्रकार का स्वर है? पश है, केंद्रीय है, अर्धविवृत या अनुनासिक स्वर। तो किस प्रकार का स्वर है? अब इसमें अगर हम देखें तो इसको क्या है, केंद्रीय स्वर ये वाला माना गया है। अग्र स्वर के अंतर्गत अग्र जो स्वर है उसमें कौन कौन से आते हैं? अग्र स्वर में हमारी जीभ ही लगा लो आप, ये जीभ है, मतलब एक तो इसका आगे का भाग है, एक ये बीच का भाग है, एक ये सबसे पीछे का भाग है। तो तीन हो गए, अग्र, पश्च, मध्य। तो जो अग्र भाग है इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आ जाएगी ई, दीर्घ ई, ए और आई, ये वाले आ जाएंगे। और मध्य वाले में, मध्य में आ, ये आ जाएंगे। और जो बाद वाला है इसमें ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ और आ, ये वाले आ जाएंगे। तो इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें देख ही सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय के आदि में स्थित च्वर्ग और ट्वर्ग की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अब प्रत्यय के आदि में च्वर्ग और ट्वर्ग की संज्ञा करने वाला तो यही करता है ऑप्शन सी वाला चोटू। उपदेशों के अंत में आने वाले हलवित संज्ञक होते हैं। तो किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला स, मूर्धन्य स तथा तदित भी अन्य प्रत्ययों में आदि में आने वाले ल, स और क इस संज्ञक होते हैं। लसक और तदित से जो संज्ञा होती है। तो मतलब जो है यहाँ पर इसके अनुसार देखें, प्रत्यय के आदि में स्थित च और ट्वर्ग जो है इसकी संज्ञा वाला सूत्र है ये, च और ट। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, च और ट तो दिए गए हैं इसमें। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।